देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ जो वीडियो का निर्माण कर रहे हैं उसका उद्देश्य यह है कि आप किस तरह से हिंदी की प्रश्न पत्रिका जो 80 अंकों की होती है उसे कैसे हल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों को अक्सर दुविधा होती है कि मेरी प्रश्न पत्रिका पूर्ण नहीं होती है। तो आज मैं आपको नियम के अनुसार कहाँ कहाँ अंक कटते हैं वो ज्ञान विधिवत करा कर दूंगी। मैं कविता के दोहे बोलना चाहूंगी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात बच्चों, इस जगत में भगवान ने, गोविंद अर्थात भगवान ने स्वयं कहा है, इस संसार की रचना मैंने की है, पर इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाने वाला गुरु है। गुरु के चरणों में बच्चा तू झुक जा, अर्थात नतमस्तक हो जा। जिंदगी की नाव तेरे किनारे लग जाएगी और जिंदगी में सफलता तुझे मिल जाएगी। इसी के साथ हरि का नाम लेते हुए हम अपने कार्य की शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, सबसे पहली चीज जो हम लोग विभाग 1 गद्य लिखते हैं, ये हमारा 20 अंक का होता है, जिसमें बेटा कि एक चीज हम देखते हैं 8 प्लस 8 मिलकर कितना होता है 16 अर्थात इसमें क्या है गद्य के प्रश्न। गद्य मतलब लेसन पार्ट में हम लोगों को कैसे दिया जाता है, पठित गद्यांश 2 रहेगा। मतलब 2 पैरा है आप लोगों का। पहले में 8 मार्क का दिया जाएगा, जो आपका सीन पैसेज आपकी भाषा में कहते हैं, पठित गद्यांश, राइट। तो इस पर आधारित बेटा आपको सबसे पहला प्रश्न होता है आकलन कृति। मतलब इसमें आप लोगों को क्या दिया जाता है, देखो बेटा, इसमें आकृति प्रश्न होता है। आकृति प्रश्न अर्थात 4 ब्रैकेट या 2 ब्रैकेट, अगर 2 ब्रैकेट है तो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 ब्रैकेट है बच्चा, तो चारों के लिए 4 ब्रैकेट मतलब 2 अंक वही प्राप्त हो गए, वही मिलने वाला है। इसके लिए एक बात ध्यान रखना कि जो भी ब्रैकेट बनाए गए हैं, अगर वो सर्कल है या वो स्क्वायर है बच्चा, तो आपको वो सर्कल या स्क्वायर ही ड्रॉ करना है। आप अपनी इच्छा अनुसार उसे परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज है बच्चा, सर्कल में ही आंसर लिखना है, सर्कल के बाहर आंसर नहीं लिखना है। बाहर अगर उत्तर जाता है तो अंक कटता है। और कभी भी याद रखिए, जो परिच्छेद दिया पढ़िए और पढ़कर देखकर उत्तर लिखिए। अपने मन से मुझे आता है ऐसा न कीजिए, क्योंकि उसमें से जब आप देखकर लिखते हो तो सही मात्राएं लिखी जाती है और मात्रा की गलती होने पर भी अंक कटता है। 2 ही अंक का होता है बेटा, पर बॉक्स को आधा मार्क्स मिलता है। अगर 2 चूक कर गई तो आपका 1 अंक कट जाएगा। तो इससे बेहतर है चूक ना हो और पूरे अंक प्राप्त हो जाए। दूसरी चीज देखिए बेटा, आता है हम लोगों को, इसमें एक आता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसे आप कहते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न मतलब क्या, जैसे शब्द संपदा आकलन कृति है, इसी के साथ आपको एक प्रश्न रहेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना या सत्य असत्य बताना, सही गलत बताना, क्रमानुसार लिखना। क्रमानुसार मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, स्टेप बाय स्टेप ये लिखना। इसमें एक बात याद रखिए, पहले मैं आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब स्टेप बाय स्टेप के बारे में बताती हूँ, जो आकलन कृति में ही आता है। इसमें आप लोगों को सबसे पहली चीज कि यह याद रखिए कि आप लोग इंग्लिश जो विषय होता है उसमें आप लोग क्या करते हो बेटा, कि आपको 4 1 2 3 4 दिया है, तो अगर चौथा पहले नंबर पे आता है तो आप चौथा लिखकर ही वो पहला नंबर लिखते हो, तीसरा लिख के ही आप दूसरा सेंटेंस लिखते हो। लेकिन हिंदी में क्या करते हैं 1 2 3 4, अगर 4th भी पहले नंबर पे है तो वहां 1 ही मेंशन करोगे। अगर तीसरा दूसरे अंक पर दूसरे पंक्ति में आता है तो भी आप वहां पर दूसरा ही लिखोगे, 3 नहीं लिखोगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसा ही आपको लिखना है, तभी आपको पूरे 2 अंक मिलेंगे, याद रखिए। और दूसरी चीज बेटा, जिसे आप ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, मैंने कहा रिक्त स्थान आता है, उसमें सत्य असत्य आता है, ये जो चीजें हैं इसके प्रश्न लिखना अनिवार्य है। अगर इसके प्रश्न आप नहीं लिखते हो बेटा तो इसके अंक कटते हैं। सिर्फ उत्तर लिख देने में बढ़ाई नहीं है, प्रश्न लिखना जरूरी है। क्लियर बच्चा, ये जरूरी। अंत में आपको आता है, देखो शब्द संपदा दी गई है, आप देख रहे हो शब्द संपदा, ये जो है इसमें सारे आपके समानार्थी, विरुद्धार्थी, उपसर्ग, प्रत्यय
और तद्भव, तत्सम, तद्धित, लिंग, वचन, कारक, ये कारक नहीं, कठिन शब्द, तो ये सारी चीजें जो इसमें एक के बाद एक विधिवत दी है, यही चीज 2 अंकों में पूछी जाती है बेटा। और देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, आसान होता है, कोई कठिन चीज नहीं पूछा जाता है। सिर्फ आप अपनी किताबों का अध्ययन कीजिए, किताबों में जो आपको मीनिंग्स तो दिए जाते हैं, पीछे स्वाध्याय में देखिए, उसे पढ़ लीजिए। उपसर्ग प्रत्यय जो आप लोगों को हमारे टारगेट पब्लिकेशन में दिया गया है, उपसर्ग प्रत्यय आप देखिए, पीछे आपको लेसन के बाद, पाठ के बाद स्वाध्याय में बहुत कुछ दिया गया है, आप जरा पढ़िए। उसमें युग्म शब्दों की जोड़ियां दी जाती है, शब्द युग्म अर्थात युग्म शब्द, वहां से आप प्रेफर कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। हर एक चीज आपको उस पुस्तिका में दी गई है, मात्र पुस्तिका का सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए। एक के बाद एक आप पढ़ते चलिए, आपको सारी चीजें वहीं से प्राप्त हो जाएगी बेटा। और लिंग पहचानना, लिंग हमेशा याद रखिए, लिंग पहचानना, पहचानना बोला है तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग हमारे यहाँ नहीं होता है, इसे कभी मत लिखना। तीसरी चीज आप याद रखिए, लिंग बदलना दिया है तब बदलना है, बदलना मतलब लड़की है तो लड़का, लड़का है तो लड़की, ये तब लिखना है। आप लोग ये गड़बड़ करते हो, लिंग पहचानने में ही बदल देते हो, तो ये गलती न हो, ठीक है बेटा। इन सब चीज ये 2 अंक में होगा, इसमें से कोई भी 2 चीजें आपको पूछी जा सकती है। पर को 2-2 प्रश्न होते हैं और 2 प्रश्न के लिए आपको 1 अंक की प्राप्ति होती है, अर्थात पहले को आधा अंक, दूसरे को आधा अंक, कुल मिलाकर बच्चा 1 अंक। फिर आप देखिए आता है 4थे नंबर पे अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है स्वमत अभिव्यक्ति, स्वमत अर्थात पर्सनल रिस्पॉन्स। इसमें हम कहते हैं 25 से 30 शब्दों में लिखिए, लेकिन मैं आपको एक सरल भाषा में बोलती हूँ, कम से कम 10 से 12 लाइन या 8 से 10 लाइन में पंक्ति में लिखिए। लिखते समय स्वमत में एक बात याद रखना, कविताओं का प्रयोग या दोहों का प्रयोग करोगे तो सोने पे सुहागा, दाल में तड़के का काम करेगा और उसी के बल पर आपको अंक की प्राप्ति होगी। लिखते समय अगर स्वमत आपने प्रेजेंट किया है और उसमें लिखते समय आप टारगेट पब्लिकेशन की जो बुक्स है उसमें देखिए, स्वमत आपको दिखेगा, उसमें आपको लिखकर दिखाया जाता है कि कम से कम 8 से 10 लाइन में वो आंसर दिया है, उत्तर लिख कर दिया है। उसी के बीच में आप कहीं कविताओं का प्रयोग कर लीजिए या स्टार्टिंग में कविताओं का प्रयोग कर लीजिए और उसके आधार पर लिखते चलिए, क्योंकि कविताएं आपको सहारा है आपके लिए और अंक की प्राप्ति का एक मजबूर, एक बोलते ना फंडा है, और इसके बल पर आप अंक की प्राप्ति कर सकते हो। तो स्वमत में ये ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। 8 से 10 पंक्ति या 10 से 12 पंक्ति अर्थात लाइनें होनी जरूरी है। साथ ही साथ अपठित गद्यांश, ये जो मैंने आपको कहा पठित गद्यांश, 3 पैसेज, ऐसे 2 पैसेज आएंगे, 2 आपको परिच्छेद, ये दोनों 8-8 मार्क का होगा, कुल मिलाकर बच्चा 16 अंक। फिर इसके साथ अपठित गद्यांश अर्थात अनसीन पैसेज, ये जो अनसीन पैसेज है अपठित, इसमें बेटा सिर्फ एक आपको हमेशा देखो, हिंदी में हमेशा आपको परिच्छेद आएगा ही आएगा, चाहे वो सीन हो चाहे वो अनसीन हो, दोनों में आएगा। परिच्छेद लिखते इसमें आपको क्या है, 2 ही प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न रहता है आप लोगों को आकलन कृति, आकलन कृति अर्थात कृति अर्थात वही 4 बॉक्स का मैंने नियम पहले ही बता दिया है कि बॉक्स जो दिया है वही लिखना है, इसमें भूल ना करना। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न रहता है स्वमत अभिव्यक्ति। स्वमत अभिव्यक्ति का अर्थ पर्सनल रिस्पॉन्स है। पर्सनल रिस्पॉन्स का अर्थ है आप अपने विचारों को ओतप्रोत कीजिए, अर्थात अपने विचार व्यक्त कीजिए, क्योंकि आपको अपने विचारों पर ही अंक की प्राप्ति होने वाली है। ये आपको याद रखना है। किताबी कीड़ा मत बनिए कि परिच्छेद में जो दिया है बच्चे उसी को छाप देते हैं, छापोगे तो अंक नहीं मिलेगा। अपना दिमाग इस्तेमाल करना, अपने दिमाग से अपनी हथेलियों को बढ़ाना, अंक की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात याद रखना। पठित गद्यांश और अनसीन पैसेज, ये पूरा हम लोगों को 20 अंक का है, राइट बच्चा। 8-8 मैंने कहा 16 अंक, 8-8 16 अंक। 16 अंक के बाद अनसीन पैसेज कितने का, 4 मार्क्स, कितने हो गए बच्चा मिला के 20 अंक की प्राप्ति हो गई हम लोगों को पूरे। तो ये 20 अंक प्राप्त करना। इसके साथ मैं आपको और भी चीजें बताऊंगी, अभी हम देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए बेटा, अब हमारा गद्य हो गया, अनसीन अर्थात अपठित हो गया,
अब हम बढ़ते हैं अपने पद्य की ओर। ये जो पद्य विभाग हमारा 2 है, ये 12 अंक का होता है। इस 12 अंक की प्राप्ति कैसे की जाएगी? देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 2 में जो अ है, इसमें पठित पद्यांश जो दिया गया, अर्थात आपको पंक्तियां दी जाती है। पंक्तियां मतलब लाइनें दी जाएगी, जैसे परिच्छेद होता है, तो परिच्छेद अर्थात पद यहाँ पर दिए जाते हैं। उन्हीं पदों को देखकर आपको प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं। जैसे आकलन कृति दिया है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था आकलन कृति के बारे में, कि उसमें आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, 4 ब्रैकेट होंगे, चारों ब्रैकेट में आंसर लिखना, उसका नियम भी आपको बताया। ठीक उसके लिए आपको 2 अंक की प्राप्ति होगी बेटा। इसके बाद आप लोगों को जैसे रिक्त स्थान या एक शब्द में उत्तर लिखना, या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए, सही गलत लिखिए, ये भी इसमें पूछे जा सकते हैं। और इसमें 2 अंक की प्राप्ति होती है। पर के लिए 1-1 अंक बनाया गया है। और इसके बाद आपको अंत में इसमें दिया जाता है भावार्थ या सरल अर्थ, जो होता है आपके 2 अंक का। इस 2 अंकों में 25 से 30 शब्द अर्थात 10 से 12 लाइन जाना चाहिए। ये याद रखिए, 10 से 12 लाइन। लिखने का एक तरीका है बच्चा, पहले लिखिए संदर्भ, संदर्भ लिखकर 2 डॉट डालिए, उसके आगे लिखिए भारत महिमा। इस भारत महिमा में जयशंकर प्रसाद जी ने हमें भारत का गुणगान गाते हुए यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं। भारत का गुणगान गाते हुए उन्होंने भारत का महत्व समझाया। ये हमारा संदर्भ हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे भावार्थ या लिखेंगे सरल अर्थ। इसका मतलब है कि जो पंक्तियां आपको दी गई है, उन्हीं पंक्तियों का सरल अर्थ आपको वहां पर लिखना है। फिर बाद में आप पहले संदर्भ लिखा आपने, फिर आपने भावार्थ लिखा, फिर आपने क्या लिखा वहां बच्चा? विशेष। विशेष का अर्थ क्या होता है? आपने जो पूरा संदर्भ और भावार्थ लिखा, उससे आपको क्या सीख मिली है, वो आपको लास्ट में मेंशन करना होता है। जैसे इन पदों में कवि ने भारत का की महानता दर्शाई है, बस इतना लिखना है। 2 अंक भी मिलते, चाहे स्वमत हो चाहे भावार्थ हो। अगर आपने मेरे बताए हुए नियम के अनुसार लिखा, या टारगेट पब्लिकेशन में जो जो चीजें दी गई है, आप स्वाध्याय की तरफ बढ़िए, उसमें जो जो प्रश्न दिए गए पढ़ते जाइए बच्चा। उसमें जो मैं थोड़ी चीजें बदलाव बता रही हूँ, वो आप उसमें इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आपको अंक 2 में से 2 भी मिलते हैं। कौन कहता है कि अंक नहीं मिलता? 2 अंक तब प्राप्त होते हैं जब आप सही रूप से लिखते हो, रोचक शैली, आकर्षण से भरपूर, तो आपको 2 अंक भी मिलेंगे। और एक खास बात बताती हूँ बेटा आपको, कि मार्क्स कब कटते, अंक कब कटता है? अंक तब कटता है जब एक उत्तर में 3 गलतियां होती है। 3 गलती होगी तो 1 अंक कटेगा, आधा अंक कटता है। कुछ लोग बोलते हैं 1 अंक कटता है, लेकिन मैं कहती हूँ 3 गलतियों पे सिर्फ आधा अंक कटते हैं, याद रखिए। और अगर आपने बहुत सुंदर उत्तर लिखा है तो अंक उसको नजरअंदाज कर दिया जाएगा अच्छे उत्तर पर। इसलिए याद रखना, आपके हाथ में है अंक की प्राप्ति करना। क्लियर बच्चा? तो और दूसरी चीज आपको मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगी। अभी जैसे पूरक पठन है, पूरक पठन में पठित गद्यांश और पठित पद्यांश आता है। तो ये भी पठित गद्यांश जो है 4 मार्क्स का होगा, और उसके बाद में पठित पद्यांश भी आपको 4 अंक का होता है। सेम प्रश्न पूछा जाता है, पठित गद्यांश में भी 2 मार्क्स का आकलन कृति अर्थात 4 ब्रैकेट। उसके बाद में स्वमत अभिव्यक्ति, पठित गद्यांश में स्वमत अभिव्यक्ति जैसे मैंने समझाया वैसे ही लिखना है, लिखा तो 2 अंक अवश्य मिलेंगे। फिर पठित पद्यांश में भी आप लोगों को सेम वही 2, इसमें भी पठित पद्यांश में सेम आपको पैरा दिया जाएगा, मतलब आपको कविताओं के पद रहेंगे। सेम आपको जैसे पूरक पठन में भी 2 पार्ट होता है, एक लेसन पठित गद्यांश होता है और एक कविता पर आधारित पद्यांश होता है। तो उसमें भी आपको पद दिया जाएगा और पद में से ढूंढकर ही उत्तर लिखना है उस सर्कल में, उस ब्रैकेट में। और उसके साथ में बच्चा अंत में इसमें भी स्वमत अभिव्यक्ति या सरल अर्थ आ सकता है, वो प्रश्न पूछने पर निर्भर करता है। अगर स्वमत आया तो अपनी इच्छा अनुसार लिखना है, और यदि उसने सरल अर्थ लिखने को कहा है तो जो पद दिया है उसका भाव अर्थ आपको स्पष्ट करना है। इस तरह हमें पूरे 2 अंक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ हमारा गद्यांश पद्यांश के साथ पूरक पठन समाप्त होता है। राइट बच्चा? फिर इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं व्याकरण की ओर।
देखिए सबसे बड़ी चीज होती है 14 अंक का व्याकरण। 14 अंक के व्याकरण में साथ में ये भी ध्यान रखिए, तो मात्र 14 अंक का आपको सेपरेट व्याकरण है, लेकिन इसी के साथ बच्चा आपको 4 मार्क का और व्याकरण है। कहाँ पर याद है आपको? गद्य में रहता है बेटा। गद्य में 2-2 मार्क्स का मिलता है, 4 मिला के 18 अंक का आपको व्याकरण एग्जाम में दिया जाता है। देखिए सबसे पहली चीज है शब्द भेद। शब्द भेद में 1 अंक का प्रश्न होता है। इस 1 अंक के प्रश्न में हम कहते हैं शब्द पहचान कर शब्द का भेद लिखिए या अधोरेखांकित शब्द का भेद लिखिए। तो बेटा क्या करना है, बहुत से बच्चे बहुत डाउट में रहते हैं, संज्ञा लिखे, सर्वनाम लिखे या भाववाचक संज्ञा लिखे या फिर हम लोग सार्वनामिक विशेषण लिखे। तो बेटा इसके लिए मैं आपकी चिंता दूर कर देना चाहती हूँ। आप एक बात याद रखिए, आप सिर्फ संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण लिखकर छोड़ दीजिए, आपको पूरे 1 अंक की प्राप्ति होगी, निश्चिंत रहिए। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, अव्यय शब्द का वाक्य में प्रयोग करना। यहाँ पर सिर्फ हमको अव्यय शब्द का वाक्य में प्रयोग आता है। हमेशा मेरी एक बात याद रखिए, अव्यय शब्द में कभी भी एक चीज है कि जो शब्द आपको दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया है, अरे दिया है, वाह दिया है, तो इसमें बेटा ये अव्यय शब्द कभी भी शुरुआत में नहीं आएगा। अव्यय शब्द जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए है, उसके लिए कैसे आएगा? पेड़ के पीछे माँ खड़ी थी, ऐसा आएगा। मैं बाजार गई थी, तो अगर हम ऐसा यूज करते हैं तो के लिए दिया है तो के लिए के लिए पहले अव्यय शब्द यूज करना है। अगर वाह दिया है, अरे दिया, वो आप डायरेक्ट यूज कीजिए, उसके लिए आपको पूरे अंक मिलेंगे। अरे मैं गिर पड़ी, ये अंक 1 मिलेगा। लेकिन आपको दिया क्योंकि, आपने लिखा क्योंकि मैं बाजार न जा सकी, ऐसा आप लिखोगे बेटा तो 0 अंक मिलेगा। ऐसा लिखना है मैं बाजार गई क्योंकि मुझे सामान खरीदना था, तो ये राइट है और इसके लिए आपको 1 अंक की प्राप्ति होगी। और जो अव्यय शब्द आपने वाक्य में यूज किया है बेटा, उसके नीचे अंडरलाइन अवश्य कीजिए, तो उससे अंक की प्राप्ति ज्यादा होती है। संधि में क्या होता है? संधि में बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। स्वर में कैसे गुण, अयादि, यन संधि बहुत होती है, लेकिन अगर हम उसमें सिर्फ स्वर संधि लिखते हैं तो भी हमको पूरे 1 अंक की प्राप्ति होती है बेटा। जैसे स्वर में आपको 2 चीज, उसमें बॉक्स बनाया जाता है। बॉक्स में आपको कैसे बताया जाता है? एक रहेगा संधि शब्द रहता है, एक विच्छेद रहता है, और विच्छेद के बाद में आपको एक संधि प्रकार पहचानना होता है। तो अगर उसमें आपको दो बॉक्स एम्प्टी मिलते हैं, खाली मिलते हैं, तो जो 2 बॉक्स आप भरते हो ना बेटा, फील करते हो, उसको पर के लिए आपको आधा आधा अंक की प्राप्ति होती है। ये कभी मत भूलना। इसी में सिर्फ आप याद रखना, स्वर संधि लिखना है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वरों में आपको यन, गुण, अयादि आदि लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और पर को आधे आधे अंक मिलेंगे। अगर आपने पहचाना, आधा अंक मिलेगा आपको। आपने संधि का प्रकार लिखा, उसको आधा अंक, विच्छेद किया, उसको आधा अंक मिलेगा। यही सही नियम है। फिर बढ़ते हैं सहायक क्रिया की ओर। देखो सहायक क्रिया जो होता है बेटा, हमेशा मेरी एक बात याद रखो, वो वाक्य के अंत में पाया जाता है। वाक्य के अंत में जो शब्द दिया है उसे सहायक क्रिया के बॉक्स में लिखना है। जब सहायक क्रिया के बॉक्स में फॉर एग्जाम्पल मैं वहां गिर पड़ी दिया है, तो सहायक क्रिया का जो बॉक्स है वहां पर आप पढ़ी लिखोगे, और जो मूल क्रिया होती है उसमें आप पढ़ना लिखोगे। आपको पता होगा ना वगैरह हम यूज करते हैं, उसमें गया है तो जाना, पढ़ी है तो पढ़ना, बराबर, आया है तो आना। तो इसीलिए बच्चा जब हम सहायक क्रिया पहचानते हैं आधा अंक की प्राप्ति होती है, और जब हम ये मूल क्रिया पहचानते हैं तो आधे अंक की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर हमको 1 अंक पूरे प्राप्त होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा प्रेरणार्थक क्रिया की ओर। प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। बेटा देखो, इसमें जब आप प्रेरणार्थक क्रिया लिखते हो आधा अंक की प्राप्ति होगी, आप द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया लिखते हो तो आपको आधे अंक की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर आपको 1 अंक की प्राप्ति होगी। और दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे आया अपना प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। इसमें आपको वर्ड शब्द क्या दिया? सीना। अब इसको सिलाना, सिलवाना, जब आप ऐसे व्यवस्थित लिखते हो तो सिलाना को आधा अंक है, द्वितीय प्रेरणार्थक सिलवाना को आपको आधा अंक है।
दोनों मिलाकर बच्चा आपको 1 अंक की प्राप्ति होगी। फिर बढ़ते हैं मुहावरे की ओर। मुहावरे में आप देखा आपने 2 प्रकार से मुहावरा पूछा जाता है, एक चयन करने के लिए होता है, एक अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करने के लिए होता है। तो अर्थ जब लिखते हो बच्चा, तो अर्थ लिखने पर आधे अंक की प्राप्ति है, और जब आप बच्चों वाक्य में प्रयोग करते हो तो उसके लिए आपको आधे अंक की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर आपको 1 अंक प्राप्त होता है। यदि आपने भूल से मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करना चाहिए, और अगर आपने वाक्य को मुहावरे में प्रयोग नहीं किया बेटा, तो क्या होता है, आधा अंक कट जाता है। कई बच्चे अर्थ को वाक्य में प्रयोग में ला देते हैं, वो गलत तरीका है। चयन करते समय आपको क्या ध्यान देना है, मुहावरा आपको दिया है, अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना, वहां देखिए आपको दिया है। तो जब वो मुहावरा लिखते हो आधा अंक मिलता है, और जब वाक्य में प्रयोग करते हो बच्चा, तो उसके लिए भी आपको आधा अंक मिलता है। दोनों मिलाकर 1 अंक हो गया। वही तरह से मैंने आपको उसी प्रकार समझाया कि जब चयन करने की बात हम करते हैं, तो चयन करने में जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको कि नियत बिगड़ना, जैसे उसका मुहावरा होता है दूध में मक्खी पड़ना। तो दूध में मक्खी पड़ने का अर्थ होता है नियत बिगड़ना। तो बच्चे क्या करते हैं, राधे राम की नियत बिगड़ गई ना, राधे राम के दूध में मक्खी पड़ गई। जब आप ऐसे व्यवस्थित ढंग से लिखते हो तो आपको कुल 1 अंक की प्राप्ति होती है। यदि आप ऐसा लिखते हो, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, कभी कभी सिर्फ देते हैं राधे राम की नियत बिगड़ गई और नीचे लिख देते हैं दूध में मक्खी पड़ना, ये गलत है बेटा। इसको आधा अंक मिलेगा, पूरा अंक चाहिए तो मैंने जैसे बताया दूध में मक्खी पड़ गई, वो आपका सही उत्तर है, आपको 1 अंक की प्राप्ति होगी। राइट बच्चा। कारक पहचानने के लिए ये आपको कुल 1 अंक मिलते हैं, और छोटी सी त्रुटि अंक डुबो देती है कहते हैं बच्चा, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसे राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, एक मैंने उदाहरण दिया आपको। तो राम ने खाना खाया, तो यहाँ पर कारक क्या है बच्चों, ने। हमने पढ़ा है ना, कर्ता कारक, क्रिया करने वाले के साथ ने की प्राप्ति होती है, तो वो कर्ता कारक कहलाता है। तो बेटा इस ने को हमको क्या करना रहता है, अंडरलाइन करना रहता है। जब हम इसको पहचानते हैं, आप इसके लिए सेंटेंस पहले लिखिए, क्योंकि व्याकरण में प्रश्नों का लिखना अनिवार्य है। जब आप प्रश्न लिखते हो और प्रश्न लिखने के बाद सिर्फ प्रश्न में ही ने के नीचे अंडरलाइन कर देते हो बेटा, तो उसके लिए आपको 1 अंक की प्राप्ति होती है। और जब उत्तर में आप लिखते हो कि वो कर्ता कारक है, तो आपको 1 अंक की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर बेटा आपको कितने अंक मिलते हैं, 1 अंक। याद रखिए टोटल 1 अंक मिलेंगे। विराम चिन्हों की बारी आती है, उसमें क्या ध्यान देना है, उसमें बेटा हमेशा एक वाक्य में, विराम चिन्ह में हमेशा एक वाक्य में 2 गलतियां होती है, हमेशा मानकर चलिए। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे कई बार बच्चे कहते हैं अरे मैडम 1 ही गलती है, लेकिन नहीं बेटा, 1 गलती कभी नहीं होती। अगर कभी वाक्य में आपको नहीं या है दिखाई देता है, तो मेरी बात एक हमेशा याद रखना, नहीं शब्द में ही पर हमेशा बिंदु लगाना होता है, वो आपका एक करेक्शन हो गया। और जब किसी बात पर प्रेशर डाला जाता है तो है आता है पे ऑटोमेटिकली डॉट चला जाता है। तो ये 2 चिन्ह बोलते ना हम दुरुस्त कर दिए, ठीक है। लेकिन जब हम विराम चिन्ह की बात करिए, अब मैंने एक कॉमन बात बताई आपको, विराम चिन्ह की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या ध्यान देना है। भाई चलते चलते गिर पड़ा, भाई चलते चलते गिर पड़ा, राइट। अब चलते चलते ये दोनों शब्द कैसे बेटा, युग्म चिन्ह के, जिससे आपकी भाषा में हम कहते हैं हाइफन। तो चलते चलते के बीच में आप क्या लिखोगे, हाइफन लगा दोगे। जब आपने हाइफन लगा दिया तो मैं चलते चलते गिर पड़ा, तो पड़ा के बाद में क्या होगा बेटा, पूर्ण विराम। और इसी की जगह पर अगर ऐसा दिया जाता, तुम किससे पूछकर भीतर आए हो, तुम किससे पूछकर भीतर आए हो, तो अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह आना चाहिए बेटा, बताइए आप मुझे। किससे पूछकर आए, अर्थात प्रश्न चिन्ह आना चाहिए। यस, तुम किससे पूछकर भीतर आए हो, ये याद रखना। इसमें आपको मैंने एक ही मिस्टेक दिया, मतलब विराम चिन्ह कौन सा है, एक ही आएगा, प्रश्न चिन्ह। ये हमेशा याद रखिए। 1 अंक के लिए, एक गलती के लिए आधा अंक है, दूसरी गलती के लिए आधा अंक है, कुल मिलाकर 1 अंक है। राइट बच्चा। अब बढ़ते हैं हम काल की ओर। अब देखिए काल में
काल जो होता है वो पूरे 2 अंकों का होता है। अगर काल बिगड़ा तो सारे काल बिगड़ जाते हैं बेटा। तो एक बात याद रखिए, काल में इसमें पूरे 1 अंक प्राप्त होंगे। अगर जरा भी चूके आप तो अंक नहीं मिलेगा। कैसे बेटा? जैसे आपको दिया गया है मैं बाजार गया था, मैं बाजार गया था। आपको कहा सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तन कीजिए, तो आपको पता है कि ता ती ते का प्रयोग होता है के साथ, तो हम क्या लिखेंगे? मैं बाजार जाता हूँ। जब आपने एकदम सही ढंग से लिखा है तो आपको 1 अंक की प्राप्ति होगी। हमेशा याद रखिए, इस पे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों प्रश्न में अगर आपने सही ढंग से लिखा है तभी जाकर आपको 1 अंक मिलेंगे। अगर जरा भी आपने चूक की तो अंक मिलने वाला नहीं है। बराबर? देखिए 2 मार्क्स, 2 प्रश्न होगा, 2 मार्क्स के लिए 2 अंक मिलेंगे, 2 प्रश्न के लिए 1 अंक की प्राप्ति होगी। क्लियर बेटा? अब बढ़ते हैं वाक्य भेद की ओर। वाक्य भेद जो है हमारा, इसमें 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। एक होता है रचना पर आधारित। अब रचना पर आधारित में आप लोग सामने आपको दिख रहा होगा कि कई प्रश्न दिए हैं। जैसे एक बात कहती हूँ आपको, वाक्य भेद में 3 रूप होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अगर आप वाक्य को सही ढंग से पहचानते हो तो आपको 1 अंक की प्राप्ति वैसी हो जाएगी। इसमें कोई आधा अंक के लिए समावेश नहीं है। सीधा आपने पहचाना तो आपको 1 अंक मिलेगा। आपने पढ़ा है कि मैं बाजार गया क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया था, तो ये संयुक्त वाक्य, आपने इसे पहचाना और आप वहां लिख दीजिए ये संयुक्त वाक्य, आपको पूरे 1 अंक की प्राप्ति होगी। यहाँ गड़बड़ करने पे मार्क्स मिलने वाला नहीं है। अब जब इसी वाक्य भेद में दूसरा रूप आता है अर्थ परिवर्तन, तो अर्थ परिवर्तन के समय अर्थ परिवर्तन करते ना, आपको देखिए सामने दिख रहा है प्रश्न लिखा हुआ है और प्रश्न के बाद में उसमें चेंज करने के लिए दिया है। जैसे हिमालय ने भारत को उपहार दिया, हिमालय ने भारत को उपहार दिया, प्रश्नार्थक में बदलना है। तो जब इसमें आप प्रश्न रूप का इस्तेमाल करते हो और अंत में प्रश्न चिन्ह लगाते हो, आपको दोनों को मिलाकर बच्चा आपको 1 अंक की प्राप्ति होगी। फिर बढ़ते हैं वाक्य शुद्धिकरण की ओर। वाक्य शुद्धिकरण में भी आपको क्या ध्यान देना, हमेशा आपको 2 गलती देखने को मिलेगी। कितनी गलती देखने मिलेगी बेटा? 2 गलती। अब इस दोनों गलतियों को जब आप दुरुस्त करते हो तो हर गलती के लिए आपको आधे आधे अंक की प्राप्ति होगी। कहा जाता है कि अंकित रोज भ्रमण करने जाती है। वहां देख सकते हो आप, अंकित रोज भ्रमण करने जाती है, उसमें मात्राओं की चूक है, तो वहां पर अंकित भ्रमण गलत लिखा है। जब उसको हम करेक्ट करते हैं, र लगाते हैं सही ढंग से, तो वहां पे आपको आधे अंक की प्राप्ति होगी। भ्रमण करने जाती है तो अंकित है, तो बेटा अंकित लड़का है, तो लास्ट में क्या होगा? जाता है। जब आप इसे दुरुस्त करते हो बेटा तो आपको वो आधा और वो आधा मिलाकर 1 अंक की प्राप्ति होती है। ये हमें ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक विशेष बात बताऊंगी बेटा कि अगर आपने अपना गद्य, पद्य और पूरक, ये जो तीनों चीजें हमारी कितने मार्क्स की होती है बेटा? 40 मार्क्स का होता है, 40 अंकों का आता है। ये 40 अंक को आपको 1 घंटा, अगर 1 आवर और 30 मिनट में कवर करना है, 1 आवर एंड 30 मिनट, हर चीज आप विधिवत टाइम मैनेजमेंट कीजिए, 1 आवर 30 मिनट में कवर कीजिए। चाहिए तो घर पर बैठकर उसका अभ्यास कीजिए, अपने आप लिख पाओगे, ये आप ध्यान रखना मेरी बात। अभी आप देखिए 14 अंक का जो हमारा भाषा अध्ययन अर्थात व्याकरण है, इस व्याकरण को मैं आपको कहूँ ना बेटा, सिर्फ 20 मिनट दीजिए, 20 मिनट, इससे ज्यादा की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप ध्यान से लिखते हो तो 20 मिनट में आप 11 प्रश्न हल कर सकते हो, पूरे 11 के 11, 20 मिनट का ये खेल है, ध्यान देने की आवश्यकता है। एक नॉर्मल चीज बता रही हूँ बेटा, ध्यान से सुना, कि पेपर जब हम लिखते हैं तो इसमें याद रखना कि हर प्रश्न, जैसे यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हो दिया गया है स्क्रीन पे आपको, हर प्रश्न जब आप लिखते हो तो जैसे प्रश्न नंबर 1 आप लिख रहे हो तो उसमें अ आ ई है, अ आ ई आपका समझो 2 पेज पे होता है, 2 पेज अटेंड किया आपने, अगर उसके बाद ई लिखने के बाद नीचे स्पेस बच जाता है
स्पेस छोड़ दीजिए, पेन से या पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, आप आगे बढ़ जाइए। नया क्वेश्चन नए पेज से लिखना है। प्रश्न नंबर 2 हमेशा नए पेज से शुरुआत होगी, ये भूल मत करना। प्रश्न नंबर 2 नए पेज से, ऐसे ही प्रश्न नंबर 3 भी नए पेज से, प्रश्न नंबर 4 भी नए पेज से, प्रश्न नंबर 5 भी नए पेज से। पर शर्त एक ही है कि जो भी अगर मान लो आप लोगों को पहले व्याकरण करना है तो व्याकरण करिए, कोई दुविधा नहीं है बच्चा। व्याकरण लिखते समय एक बात याद रखना कि उसमें 11 प्रश्न है, स्टेप बाय स्टेप 11 प्रश्न आने चाहिए। उसमें कोई प्रश्न आपको नहीं आता है, स्पेस छोड़ दीजिए, जगह छोड़ दीजिए, फिर आकर लिखिए चेक करते समय। बाद में नहीं लिखना है बेटा, पहले ही आपको जगह छोड़ देनी है। इसके बाद अगर आप पहले राइटिंग स्किल मतलब रचना विभाग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, पर एक ही शर्त है, पांचों जो रचना विभाग में 5 चीजें होती है, पांचों चीज स्टेप बाय स्टेप। अगर उसमें भी आपको कोई चीज नहीं आती है, स्पेस छोड़ दीजिए, आप स्पेस छोड़कर आप आगे बढ़ जाइए। फिर जब आप चेक करते हो आपको लगता है कि मेरी ये चीज छूट गई है तो वहां पर आकर आप लिखिए। ये आपको हमेशा याद रखना है, जगह छोड़नी है, पीछे लिखने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि जो एग्जामिनर चेक करता है वो मार्क्स बॉक्स में एंटर करता है। एक बार उसने बॉक्स में मार्क्स एंटर किया तो वो वाइटर नहीं लगा सकता, उसके लिए वो दुविधा वाली बात होती है। इसलिए पीछे आप न करें और आप अपना नुकसान न करें, ये मेरी बात हमेशा याद रखना। एक मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट बताया, आपको बताया कि कौन सा प्रश्न कितने समय में लिखना है, ये भी आपको बता कर दिया। तो अगर हम कहते ना अंत भला तो सब भला, तो बस इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। पर उससे पहले एक बात जरूर कहूंगी कि आप लोग टारगेट पब्लिकेशन के जितनी भी बुक्स हैं, आप जैसे हिंदी विषय की बुक लीजिए और इसको पढ़िए। इसमें हर एक चीज विधिवत लिखी गई है। इसका वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाइए, वहां पे ढूंढिए, आपको हर एक चीज मिलेगी। अगर आपको कोई मन में शंका है, डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप उसके लिए भी वेबसाइट पे जाकर संपर्क कर सकते हैं और आपको उसके लिए अच्छा यहाँ से मार्गदर्शन भी मिलेगा। तो उसके लिए भी आप ध्यान दीजिए। मेरी तरफ से धन्यवाद।